বাগডোগরা এসে পৌঁছলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। বুধবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। এরপর সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে সেখান থেকে সরাসরি দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন তিনি। এরপর বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি के लिए सत्ता, पैसा, कुर्सी या शासन करना ये प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। हम सबको दिल पे हाथ रख करके ये एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। आज मोदी जी जैसे नेतृत्व के कारण आज देश सुरक्षित है। मोदी जी जैसा नेता के कारण आज भारत का डंका पूरी दुनिया में गूंजता है। आज मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण देश सुरक्षित है। मुझे लगता है ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना, ऐसे नेता के साथ जुड़ना ये हमारे लिए गर्व का और बड़ा विषय होना चाहिए। कोई पार्टी या कोई नेता सिर्फ सत्ता और शासन के लिए राजनीति में आता है तो मैं ऐसे अवसरों को 10 बार ठुकराता हूँ, 100 बार ठुकराता हूँ। पहाड़ में क्या हालत है? अभी तो विनय तमंगी टीएमसी में ज्वाइन कर लिया, अभी रहा आपका पास खाली जीएनएलएफ। इसको लेकर आप क्या बीजेपी जीतने आप मीडिया वाले भी ऐसे सवाल करते हैं क्या विनय तामांग हमारी पार्टी के थे? पहले तो देखिए, हम जब प्रश्न करते हैं हमें भी स्पष्ट होना चाहिए। जहाँ तक पहाड़ का विषय, मौसम बहुत अच्छा है, बर्फ़बारी हो रही है, बहुत सालों के बाद इतनी भारी बर्फ़बारी देखने को मिल रही है और पहाड़ के लोग खुश हैं। और विनय तामांग जी, मैंने उस दिन भी कहा, मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया मैं उसे नहीं दोहराऊंगा, वो इतिहास सबके सामने है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अब तक जो राजनीति हुई आगे की राजनीति गोरखा समाज के लिए, अपनी जाति के लिए हो, तो मुझे लगता है उनके लिए भी अवसर है कि जो उन्होंने करतूत किए उसको वो साफ कर सके। दूसरी बात, प्रश्न कई लोगों के मन में है कि स्थायी राजनीतिक समाधान की दूसरी वार्ता अभी तक क्यों नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से ये भी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, किसी विशेष कारणवश इसमें देरी हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, हमारी पार्टी चाहती है, हमारी नेतृत्व चाहती है कि इस बार की जो वार्ता हो उसमें क्लियर कट आगे का विज़न हम जनता के समक्ष रख पाए, उस पर काम चल रहा है। राज्य सरकार तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा है आपका मीटिंग में, तो कैसे करके आप उसको राजनीतिक हल कीजिएगा? देखिए, ये उनकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और मोदी जी और अमित शाह जी काफ़ी है। फेडरल स्ट्रक्चर में हम सबकी इज्जत करते हैं, सबको समान और तमाम लोगों को अवसर मिलेगा। वो आए, अपनी बात रखे, अगर वो नहीं आते, नहीं रखते, तो जो केंद्र सरकार के पक्ष में जो भी बात होगी उसके हिसाब से उसमें फैसला लिया। सबसे पहले तो आपके माध्यम से क्रिसमस की और नए साल की पूरे सिलीगुड़ी वासी, दार्जिलिंग वासी, देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और नया साल सबके लिए स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी लेकर के आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कोविड संकट का साया बना हुआ है, इससे जनता को, पूरे देशवासियों को, सिलीगुड़ी वासियों को जल्द से जल्द मुक्ति मिले। नया साल सिलीगुड़ी की जनता के लिए एक नया अवसर लेकर के आया है। हम सब जानते हैं सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन की चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। और इस कॉरपोरेशन चुनाव को मैं एक अवसर के रूप में देखता हूँ। सिलीगुड़ी में पैदा होना, सिलीगुड़ी में रहना, सिलीगुड़ी का नेता होना, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग की प्रतिनिधि किसी भी प्लेटफॉर्म में करना, ये अपने आप में बहुत भाग्य का विषय है और भाग्यशाली लोगों को ये प्राप्त होता है। हिमालय की गोद में बसा सिलीगुड़ी शहर पूरे देश में, दुनिया में आपको दूसरा नहीं मिलेगा। इतने अवसरों से भरा हुआ ये शहर, लेकिन कुछ हमारे चुनिंदा पार्टियां
कुछ नेता नेतृत्व, उनका पर्सनल इंटरेस्ट और उनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण सिलीगुड़ी का जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य है। और अगर हम देश विशेष करके नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल का विकास या नॉर्थ बंगाल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं फिर कहता हूँ, ये एक अवसर है तमाम सिलीगुड़ी वासी विशेष करके युवाओं से यह आह्वान करता हूँ, ये चुनाव या नॉर्थ बंगाल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं फिर कहता हूँ, ये एक अवसर है तमाम सिलीगुड़ी वासी विशेष करके युवाओं से यह आह्वान करता हूँ, ये चुनाव टीएमसी या बीजेपी का नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी या मेरा नहीं है। ये चुनाव सिलीगुड़ी के जनता का है। ये चुनाव सिलीगुड़ी के युवाओं का है। और जिस तरह से सीपीएम हो या उससे पहले कांग्रेस, सीपीएम या टीएमसी, ये तीनों पार्टियां और इनके बड़े बुजुर्ग नेता ये ट्राइड हैं, टेस्टेड है और पूरी तरह फेल्ड हैं। मुझे लगता है समय आ चुका है कि हम ऐसी पार्टी को चुनें जिसका विजन क्लियर हो, जो राष्ट्र को, अपने शहर को सबसे पहले मानती हो। और ऐसा समय आ चुका है कि हम नए ऊर्जावान युवाओं को आगे बढ़ाएं। जो आपके और मेरे सपनों का शहर सिलीगुड़ी है, उसको बनाने में हम उनका सहयोग करें। और हम सब का एक ही उद्देश्य हो सकता है कि सिलीगुड़ी को स्मार्ट और ग्रीन शहर बनाने में हम सब लोग मिल कर के इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। ये मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। राजू जी, एक के बाद एक चले जा रहा है। कल भी सिलीगुड़ी में 2 दिग्गज बीजेपी नेता व्यक्ति चला गया, क्या बोलिएगा? आपके पास तो है। देखिए, मैं किसी भी व्यक्तिगत नेता या कार्यकर्ता पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये डेमोक्रेसी में और हमारी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में कई बार नेता आते हैं, कई बार जाते भी हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा, हम सब के लिए सत्ता, पैसा, कुर्सी या शासन करना ये प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। हम सबको दिल पे हाथ रख करके ये एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। आज मोदी जी जैसे नेतृत्व के कारण आज देश सुरक्षित है। मोदी जी जैसा नेता के कारण आज भारत का डंका पूरी दुनिया में गूंजता है। आज मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण देश सुरक्षित है। मुझे लगता है ऐसे अवसरों को 10 बार ठुकराता हूँ, 100 बार ठुकराता हूँ। पहाड़ में क्या हालत है? अभी तो विनय तमंगी टीएमसी में ज्वाइन कर लिया, अभी रहा आपका पास खाली जीएनएलएफ। इसको लेकर आप क्या बीजेपी जीतने? आप मीडिया वाले भी ऐसे सवाल करते हैं, क्या विनय तामांग हमारे पार्टी के थे? पहले तो देखिए, हम जब प्रश्न करते हैं हमें भी स्पष्ट होना चाहिए। जहाँ तक पहाड़ का विषय, मौसम बहुत अच्छा है, बर्फ़बारी हो रही है, बहुत सालों के बाद इतनी भारी बर्फ़बारी देखने को मिल रही है और पहाड़ के लोग खुश हैं। और विनय तामांग जी, मैंने उस दिन भी कहा, मैं उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया मैं उसे नहीं दोहराऊंगा, वो इतिहास सबके सामने है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अब तक जो राजनीति हुई आगे की राजनीति गोरखा समाज के लिए, अपनी जाति के लिए हो। तो मुझे लगता है उनके लिए भी अवसर है कि जो उन्होंने करतूत किए उसको वो साफ कर सके। दूसरी बात, प्रश्न कई लोगों के मन में है कि स्थायी राजनीतिक समाधान की दूसरी वार्ता अभी तक क्यों नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से ये भी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, किसी विशेष कारणवश इसमें देरी हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, हमारी पार्टी चाहती है
हमारी नेतृत्व चाहती है कि इस बार की जो वार्ता हो उसमें क्लियर कट आगे का विज़न हम जनता के समक्ष रख पाए, उस पर काम चल रहा है। राज्य सरकार तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा है आपका मीटिंग में, तो कैसे करके आप उसको राजनीतिक हल कीजिएगा? देखिए, ये उनकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और मोदी जी और अमित शाह जी काफ़ी है। फेडरल स्ट्रक्चर में हम सबकी इज्जत करते हैं, सबको समान और तमाम लोगों को अवसर मिलेगा। वो आए, अपनी बात रखे, अगर वो नहीं आते, नहीं रखते, तो जो केंद्र सरकार के पक्ष में जो भी बात होगी उसके हिसाब से उसमें फैसला लिया जाएगा। आपका मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, इसके लिए ममता बनर्जी जो टिप्पणी किया है उनका बैंक फ्रीज को लेकर, इसको लेकर क्या बोले? देखिए, ममता दीदी को झूठ बोलने की आदत है और कई बार जल्दबाजी में जो है टीका टिप्पणी करने की उनकी पुरानी आदत है। मुझे लगता है उनके साथ जो उनको चेले चपाटे हैं, उनको गाइड करते हैं, वो भी पूरी तरह जो है विषय से अवगत नहीं रहते। आप जिन लोगों की अकाउंट की बात कर रहे हैं, जिस संस्था की, आप उनसे पूछिए, उनका वक्तव्य स्पष्ट है, ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ये ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करना जानती है और इस बार भी वही कर रही है।